So the next point of discussion is mass defect. The what is mass defect? इसको समझना पड़ेगा पहले, और क्यों हो रहा है वो भी समझना पड़ेगा. Tell me, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज होता है? प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. और न्यूट्रॉन में? न्यूट्रल. कोई चार्ज नहीं है. तो न्यूक्लियस के अंदर इतना सारा प्रोटॉन को एक साथ रहना है. बेशक ये जो प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? हाँ, ये प्रोटॉन्स जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? क्यों रिपेल करेंगे? राइट. अगर सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे, तो ये लोग एक साथ इतना छोटा एक न्यूक्लियस के अंदर रहते कैसे हैं? बोलो. एक न्यूक्लियस के अंदर इतना सारा प्रोटॉन एक साथ होता है. और रिमेंबर वी डिस्कस अबाउट द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस. कितना छोटा होता है? एक एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस उतना भी छोटा होता है. नहीं, वो साइज ऑफ एटम को कोरिलेट किए थे कि अर्थ के साइज के रिस्पेक्ट में अगर एप्पल का साइज जो जितना है, एक एप्पल का साइज के रिस्पेक्ट में एक एटम का साइज जितना है. लेकिन एक एटम का साइज के रिस्पेक्ट में एक न्यूक्लियस का साइज कितना छोटा है? जैसे एक ईडन गार्डन्स का स्टेडियम अगर वो पूरा एटम है, तो उसका सेंटर बीच में एक राइटिंग बॉल पेन का जो बॉल है वो डालेंगे तो उतना छोटा न्यूक्लियस होता है. तो उतना एक छोटा जगह में अगर इतना सारा पॉजिटिव चार्जेस एक साथ होता है, how is it possible? Won't they repel each other? So space कहाँ रहता है उतना छोटा जगह में? Means there has to be some other force that are holding those nucleons together. ठीक है? So ये फोर्स का नाम हम लोग देते हैं न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है? ये फोर्स का नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है? ये न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या होता है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करके भी न्यूक्लियंस को एक साथ पकड़ के रखता है. लेकिन इसमें एक छोटा सा दिक्कत है. क्या दिक्कत है? These are short range forces. What do you mean by short range forces? मतलब वो एक न्यूक्लियन तक ही ये फोर्स अप्लाई कर पाता है, not to the next न्यूक्लियन. जैसे कूलम्बिक फोर्स है, वो एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब बहुत डिस्टेंस दूर तक भी वो फोर्स अप्लाई कर सकता है. Obviously gravitation is the longest range force. But प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन तक दे सकता है, वो अपना दूसरा वाला फिर दे सकता है. लेकिन एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन को छोड़ के उसके बाद वाला कोई प्रोटॉन को अप्लाई नहीं कर सकता. समझ में आया? तो इसके लिए क्या होता है, शॉर्ट रेंज होने के कारण दे कैन ओनली अप्लाई द फोर्स ओवर अ वेरी स्मॉल रीजन, नॉट बियॉन्ड दैट रीजन. इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स कभी भी हम लोग को न्यूक्लियस से बाहर देखने को नहीं मिलता है. We cannot experience nuclear force outside the nucleus. Is that clear? अब एक चीज बताओ ध्यान से सुनिए. ये न्यूक्लियर फोर्स जो एक्सर्टेड हो रहा है, it has to be a very strong force. क्यों? क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रिपल्शन को ओवरकम करके वो उसको पकड़ के रखा है. एग्जैक्टली लाइक अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग को पकड़ के रखना. हाँ यार, एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो खुद से क्या करने का कोशिश करता है? वापस खुलने की कोशिश करता है. राइट? तो अगर उसको कंप्रेस करके रखना है तो हम लोग को बहुत सारा ताकत लगा के रखना पड़ेगा. सो देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुट देम टुगेदर. वो एनर्जी कहां से आएगी? Where does that energy come from? At the cost of mass. मतलब ये जो न्यूक्लियंस है, ये न्यूक्लियंस का मास थोड़ा कम हो जाता है, और वो मास से जितना एनर्जी बनता है, वो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस न्यूक्लियंस बैक. समझ में आया? सो ये एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी. क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी. राइट? बाइंडिंग एनर्जी क्यों समझ में आ रहा है? बिकॉज इट इज यूज्ड टू बाइंड द न्यूक्लियस बैक टुगेदर.
against the strong electrostatic force of repulsion. Is that clear? अब ये बाइंडिंग फोर्स किसका कॉस्ट में आ रहा है? मास का कॉस्ट में। इसीलिए हम लोग नाम दे रहे हैं मास डिफेक्ट, मतलब जितना मास उसका टोटल होना चाहिए उससे मास थोड़ा कम। तो अब ये मास डिफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन द मास ऑफ टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस का टोटल मास का जो डिफरेंस है, ठीक है। तो मास डिफेक्ट रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है? डेल्टा एम से, where delta m is equal to z into mass of protons plus a minus z into mass of neutrons minus the mass of nucleus, ठीक है। तो ये इक्वेशन में क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सुनो। z क्या है? टेल मी व्हाट इज z? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ, z क्या है बोलो? एटॉमिक नंबर। व्हाट डज इट डिनोट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और mp इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। mp इज द मास ऑफ ईच प्रोटॉन, ठीक है। एक एक प्रोटॉन का मास है एंड z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो ये मल्टीप्लाई करने से हम लोग क्या मान मिल रहा है? ये पूरा चीज मास ऑफ प्रोटॉन। टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स is the number of protons into mass of each proton is the total mass of protons। और ये a minus z क्या है? नंबर ऑफ neutrons into mn is the mass of each neutron। so this is the total mass of neutrons। तो अगर हम लोग ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? this is the total mass of nucleons। ये क्या है? total mass of nucleons, ठीक है। and this is mass of nucleus, mass of nucleus। so total mass of nucleus जो है वो ज्यादा है, लेकिन टोटल पूरा न्यूक्लियस का जो मास है वो उससे थोड़ा कम है। जितना कम होता है दैट इज व्हाट यू कॉल मास डिफेक्ट, उसे हम लोग मास डिफेक्ट, ठीक है। सो हाउ इज बाइंडिंग एनर्जी डिफाइंड? अच्छा, पहले यहाँ पर ना थोड़ा लिख लेते हैं। mp is mass of each proton, mass of each proton। mn is mass of each neutron। Okay, and you know what is z and a minus z? Next is nuclear binding energy, ठीक है। so इसको हम लोग BE बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से निकल रहा है? बाइंडिंग एनर्जी निकल रहा है आइंस्टाइन्स फॉर्मूला से, mass energy relationship, that is delta m into c square। binding energy is delta m into c square। is that clear? that is what you call the nuclear binding energy। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, BE per nucleon। so what is BE per nucleon? ये जो BE आया that divided by mass number, binding energy divided by mass number is the binding energy per nucleon binding energy। ठीक है। so nuclear binding energy per nucleon, nuclear binding energy। is that clear?